तो जैसा मैंने आपसे बताया कि लेबनान राज्य 1943 में अस्तित्व में आया, पर ऐसा कहा जाता है कि लेबनान एक राज्य के रूप में तो उसको हम देख सकते हैं, पर लेबनान राष्ट्र जैसी कोई चीज़ नहीं है। लेबनान राष्ट्र न होकर एक राज्य है जिसमें विभिन्न समुदायों का हमें सह अस्तित्व देखने को मिलता है। लेबनान के ये एक विशेषता है कि वहाँ पर लोग अपनी पहचान एक राज्य के नागरिक के रूप में नहीं देखते हैं, बल्कि अपने संप्रदाय के रूप में देखते हैं। यानी वहाँ पर सांप्रदायिक पहचान पर बहुत बल दिया जाता है। पूरा लेबनान राज्य विभिन्न धार्मिक संप्रदायों में बटा हुआ है। यानी हम ये नहीं कह सकते हैं कि वहाँ पर मुस्लिम्स हैं और ईसाई हैं और वो अपनी पहचान मुस्लिम होने से या ईसाई होने से मानते हैं। वहाँ पर रहने वाले लोग अपनी पहचान अपने संप्रदाय से मानते हैं। विभिन्न संप्रदाय हैं वहाँ। ईसाइयों के अपने संप्रदाय हैं, मुसलमानों के अपने संप्रदाय हैं। विशेष रूप से अगर हम देखें तो ईसाइयों में जो सबसे बड़ा संप्रदाय रहा है वो है मैरोनाइट्स का, MARONITES। Lebanon is divided into various sects, and people belonging the sects stress on their sectarian identity and not on their religious or national identity. तो क्रिश्चियन जो लेबनान एक स्वतंत्र राज्य के रूप में 1943 में अस्तित्व में आया, पर इसका इतिहास बहुत पुराना है। इट वॉज अ पार्ट ऑफ रोमन एम्पायर एंड देन ऑफ ऑटोमन एम्पायर। रोमन साम्राज्य का हिस्सा रहा, ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा रहा, और प्रथम विश्व युद्ध के बाद इट बिकेम अ फ्रेंच मैंडेट टेरिटरी। ये फ्रांस का मैंडेट प्रदेश बन गया। यहाँ पर फ्रांस का शासन 1943 तक रहा और फिर 1943 में ये स्वतंत्र हुआ। 1943 टू 1975 इस पीरियड को अगर हम देखें तो लेबनान में हमें रिलेटिव काम, पीस और प्रॉस्पेरिटी देखने को मिलती है। यहाँ अपेक्षाकृत शांति थी, स्थिरता थी और समृद्धि थी। इसको स्विट्ज़रलैंड ऑफ ईस्ट कहा जाता था, पूर्व का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता था। पर 1975 से 1990 के दौरान यहाँ पर एक सिविल वॉर हुआ, एक गृह युद्ध हुआ, और तब से यहाँ की परिस्थितियाँ बहुत बदल गईं। इस लंबे गृह युद्ध के बाद यहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता रही, आतंकवाद आया और अरब स्प्रिंग का प्रभाव देखा गया। विशेष रूप से सीरिया की सिविल वॉर ने इसको बहुत अधिक प्रभावित किया है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि इट इज़ अ पैचवर्क नेशन with a mosaic of various groups held apart by respective religions. Each religious community has a homeland, a section of the country where its people are concentrated since centuries. For instance, Maronites are located in Mount Lebanon, Shias in South Lebanon, Beqa Valley to be specific, BEQA, Sunnis in small coastal towns in and around Tripoli, and Druzes in the mountains east of Beirut. यानी खास बात यह है कि लेबनान में विभिन्न धार्मिक समुदाय देश के अलग अलग हिस्सों में निवास करते हैं। वही उनका होमलैंड बन गया है और ये बहुत लंबे अरसे से वहाँ पर रहते चले आ रहे हैं। तो एक जैसे पॉकेट्स बन गई हैं उनकी। मैरोनाइट्स माउंट लेबनान के इलाके में रहते हैं। शिया समुदाय दक्षिणी लेबनान में स्थित है, विशेष रूप से बीका घाटी कहलाती है, BEQA, बीका घाटी। सुन्नी त्रिपोली के आसपास का जो समुद्र तटीय इलाका है वहाँ पर बसे हुए हैं, और ड्रूज बेरूत में जो बेरूत का जो पूर्वी हिस्सा है वहाँ पर ड्रूजेस पाए जाते हैं।
और ख़ास बात यह है कि ये जो निवासी हैं ये अपने को राज्य के नागरिक के रूप में कम देखते हैं, बल्कि वो अपनी पहचान अपने परिवार, अपने वंश, अपनी धार्मिक निष्ठा, अपनी सांप्रदायिक निष्ठा के प्रति ज़्यादा मानते हैं। और यही लेबनान की एक खासियत है, लेबनान की विशेषता है, जो उसके संविधान में, उसकी राजनीतिक व्यवस्था में, उसकी राजनीतिक प्रक्रिया में देखने को मिलती है, और जिसकी मैं आगे भी आपसे चर्चा करूंगी। अब लेबनान के बारे में ये खास बात है कि एक तरफ तो ये विभिन्न संप्रदायों में बटा हुआ है और लोगों की निष्ठाएं अपने संप्रदाय के प्रति अधिक हैं, न कि अपने धार्मिक समुदाय या राष्ट्र की ओर। यानी जब वो अपने को मैरोनाइट क्रिश्चियंस कहते हैं तो वो क्रिश्चियन होने पर बल नहीं दे रहे हैं, बल्कि कौन से क्रिश्चियन होने पर बल दे रहे हैं? मैरोनाइट्स पर। तो इस तरह से लेबनान जो है वहाँ पर डिफरेंट सेक्ट्स, डिफरेंट धार्मिक संप्रदाय रहते हैं। दे सिंपली को एग्जिस्ट, बस उनका सहअस्तित्व है, पर वो मिलकर नहीं रहते हैं और अपनी सांप्रदायिक पहचान पर बहुत बल देते हैं। एक और जो खास बात है वो ये है कि कोई भी संप्रदाय कभी भी बहुमत में नहीं रहा है। देयर इज नो सिंगल सेक्टेरियन मेजॉरिटी। वहाँ पर हम ये कह सकते हैं सिंगल लार्जेस्ट माइनॉरिटी कोई है। जैसे एक समय में मैरोनाइट क्रिश्चियंस जो थे वो सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समूह हुआ करते थे। आज के समय में शियाओं को कहा जाता है कि वो लेबनान के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समूह के रूप में हैं, लेकिन फिर भी इन दोनों में से कोई भी बहुमत में नहीं है। तो ये भी लेबनान की एक बहुत बड़ी विशेषता है, और इसीलिए लेबनान को कहा जाता है लैंड ऑफ माइनॉरिटीज़। ये अल्पसंख्यकों का देश है। और ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि लेबनान जो कि मुख्यतः जो मूलतः अगर हम देखें तो ये शब्द निकलता है माउंट लेबनान से, यानी लेबनान पर्वत कहलाता है। ये एक खास इलाका रहा है, बाद में इसमें और इलाके आकर जुड़ गए हैं। तो जो माउंट लेबनान का इलाका रहा है वो बड़ा दुर्गम रहा है, पहाड़ियाँ रही हैं, ये जोखिम भरा रहा है, यहाँ पर पहुँचना आसान नहीं रहा है, इनएक्सेसिबल एरिया ये रहा है। तो समय प्रति समय क्या होता था कि पश्चिम एशिया के जो सताए हुए लोग होते थे, सताए हुए जो अल्पसंख्यक होते थे, वो भागकर यहाँ पर शरण लेते रहे थे। तो ये अल्पसंख्यकों का देश बन गया। जैसे मैरोनाइट्स जब भागे तो वो एक अल्पसंख्यक वर्ग के रूप में यहाँ पर आए, क्योंकि पश्चिम एशिया में इस्लाम के बढ़ते प्रभाव से ये लोग भागे थे और इन्होंने यहाँ शरण ली। ऐसे ही ड्रूज़ जो थे वो भागे और उन्होंने वहाँ पे शरण ली, क्योंकि उनकी मान्यताएं सुन्नियों और शियाओं दोनों से नहीं मिलती थी। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ये एक लेबनान की खास बात है कि इसको लैंड ऑफ माइनॉरिटीज़ कहा गया है, मोज़ैक नेशन कहा गया है, और विभिन्न जो ग्रुप्स हैं उनकी लॉयल्टी अपने संप्रदाय के प्रति अधिक रही है। लेबनान के आज की राजनीतिक व्यवस्था को समझने के लिए उसके इतिहास को जानना ज़रूरी हो जाता है। लेबनान का इतिहास 5000 वर्ष या कई बार उससे भी अधिक माना गया है, और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जो मूल निवासी थे वो फिनिशियंस हुआ करते थे। PHOENICIANS। फिनिशियन ये व्यापार में संलग्न लोग हुआ करते थे और बहुत पुराने समय से यहाँ पे रहते चले आए थे। इसके बाद लेबनान 400 वर्ष तक ऑटोमन साम्राज्य का एक हिस्सा रहा। ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा रहते हुए भी लेबनान को स्वायत्तता प्राप्त थी। इसको सेमी ऑटोनॉमस गवर्नरेट कहा गया था, यानी अर्ध स्वायत्त व्यवस्था लेबनान की थी। इसका कारण यही था कि जैसा मैंने आप लोगों को पहले बताया कि ये बहुत ही दुर्गम प्रदेश था, आसानी से यहाँ नहीं पहुँचा जा सकता था, तो इसलिए इसको अर्ध स्वायत्तता प्राप्त थी। और यहाँ का सारा शासन एक गवर्नर के द्वारा देखा जाता था, जो कि क्रिश्चियन हुआ करता था, एक ईसाई हुआ करता था, और उसकी नियुक्ति में पश्चिमी देशों का बहुत बड़ा हाथ रहता था।
और इस ईसाई गवर्नर की सहायता के लिए, उसको सलाह देने के लिए एक समिति हुआ करती थी जिसमें सभी धार्मिक संप्रदायों के प्रतिनिधियों को समान अवसर मिलता था भागीदारी का। तो 400 साल तक लेबनान ऑटोमन एम्पायर का एक हिस्सा रहा और फिर जब प्रथम विश्व युद्ध के बाद ऑटोमन साम्राज्य टूटा, टर्की हारा और तब माउंट लेबनान को फ्रांस को सौंप दिया गया। युद्ध काल में ही फ्रांस और ब्रिटेन इनके बीच में समझौता हो गया था। उन्होंने पश्चिम एशिया के विभिन्न भागों को आपस में बांटा था। फ्रांस को माउंट लेबनान और सीरिया मिले थे। तो फ्रांस ने माउंट लेबनान को जब प्राप्त किया एक मैंडेट शासित प्रदेश के रूप में, तो उसने उसको ग्रेटर लेबनान में बदल दिया, वृहत लेबनान में बदल दिया। और ऐसा इसलिए संभव हो पाया क्योंकि फ्रांस ने सीरिया, जो कि उसके अब नियंत्रण में आ गया था, उसके बहुत सारे इलाकों को जोड़ दिया लेबनान, माउंट लेबनान में। फ्रांस को जहाँ एक और सीरिया मिला था जो कि मुस्लिम बाहुल्य प्रदेश था, वहीं दूसरी ओर लेबनान मिला था जिसमें मैरोनाइट ईसाइयों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। और मैरोनाइट ईसाइयों और फ्रांस का पुराना प्रगाढ़ संबंध चला आ रहा था, क्योंकि जब क्रूसेड हुआ था और क्रिश्चियन फोर्सेस आई थी वेस्ट एशिया में टू लिबरेट क्रिश्चियन होली प्लेसेस, उस समय में फ्रांस को मैरोनाइट क्रिश्चियंस ने यहाँ पर बहुत सहयोग प्रदान किया था। तो अब जब फ्रांस को यहाँ का मैंडेट शासन मिला तो द फ्रेंच इनलार्ज द बॉर्डर्स ऑफ लेबनान एट द एक्सपेंस ऑफ सीरिया। यानी फ्रांस ने सीरिया के बहुत सारे इलाकों को, जैसे बेरूत था, त्रिपोली था, सीडोन था, टायर था, बीका वैली थी, सदर्न लेबनान था, ये सब सीरिया के हिस्से थे जिनको माउंट लेबनान में के साथ जोड़ दिया गया और ग्रेटर लेबनान बनाया गया। और इसको कहा गया अ पॉइजन गिफ्ट टू देयर क्रिश्चियन प्रोटेजीज। यानी करा तो उन्होंने इसलिए था कि लेबनान, जहाँ पे उनको मैरोनाइट क्रिश्चियंस का सपोर्ट प्राप्त है और मैरोनाइट क्रिश्चियंस का नंबर ज़्यादा है, तो ये सोचा गया था कि वो फ्रांस के लिए भी लाभप्रद रहेगा और मैरोनाइट क्रिश्चियंस के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करेगा। बट एक्चुअली इट वाज अ पॉइजन्ड गिफ्ट। पॉइजन गिफ्ट जहरीला तोहफा था। दो सेंस में इसको हम देख सकते हैं कि ये जो इसका उद्देश्य था उसको प्राप्त नहीं कर पाया, क्योंकि पहली बात तो ये थी कि इट अपसेट द डेलिकेट डेमोग्राफिक बैलेंस इन द एरिया, क्योंकि अभी तक यहाँ पर मैरोनाइट क्रिश्चियंस जो थे उनका नंबर ज़्यादा था। दे इंजॉयड अ प्रीपोंडरेंस, सो इट वाज डाइल्यूटेड नाउ, वो कम हो गई। और मैरोनाइट्स who were in absolute majority in Mount Lebanon, now they became single largest minority. पहली बात तो ये थी कि माउंट लेबनान में जो मैरोनाइट्स बहुमत में हुआ करते थे, अब वो एक अल्पमत में बदल गए। और दूसरी बात ये हुई कि जब सीरिया के इलाकों को माउंट लेबनान से जोड़ा गया, तो जो मुस्लिम पॉपुलेशन यहाँ आई, स्पेशली सुन्नीज़, उन्होंने इसको बहुत रिजेंट किया और सुन्नियों का ये विरोध आगे बढ़ा और आगे चल के दोनों समुदायों के बीच में बहुत तनाव भी हुआ। सुन्नियों का मानना था कि ग्रेटर लेबनान वाज एन आर्टिफिशियल स्टेट क्रिएटेड बाय एन इंपीरियल पावर टू डोमिनेट द अरब वर्ल्ड। दूसरी बात यह है कि उनका ये भी मानना था कि वो पहली बार किसी क्रिश्चियन स्टेट में माइनॉरिटी में आ गए हैं और ऐसा उनको भय था कि उनका धर्म और उनकी संस्कृति खतरे में आ गई है, उसको कोई खतरा हो सकता है। और साथ ही साथ उनको ये भी लग रहा था कि अब वो दोयम दर्जे के नागरिक बन गए हैं। और द क्वेश्चन ऑफ सेकेंडरी पॉलिटिकल स्टेटस वाज द मेन ग्रीवेंस ऑफ द सुन्नीज थ्रू आउट द मैंडेट पीरियड। यानी फ्रांस के पूरे मैंडेट शासन काल में मुस्लिम पॉपुलेशन, स्पेशली सुन्नीज़ की जो सबसे बड़ी शिकायत थी वो ये थी कि अब उनको दूसरे दर्जे के नागरिक बनकर वो रह गए हैं। और कहाँ पूरे ऑटोमन शासन के दौरान और बाकी पश्चिम एशिया में उस समय पे भी मुसलमान ही शासक वर्ग में थे या मुसलमान ही शासक थे, वो अब यहाँ पर
शासित वर्ग की श्रेणी में आ गए थे। तो यहाँ पे एक तनाव शुरू हुआ था मैरोनाइट्स और सुन्नीज इनके बीच में, विशेष रूप से अ काइंड ऑफ पावर स्ट्रगल और पॉलिटिकल स्ट्रगल, दोनों हम इसको कह सकते हैं। साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात हो रही थी कि जब लेबनान में फ्रांस का शासन हुआ, फ्रांस का मैंडेट शासन यहाँ शुरू हुआ, तो लेबनान को 1926 में एक संविधान मिला और इस संविधान में ये व्यवस्था करी गई कि लेबनान को एक गणतंत्र घोषित किया गया, जिसमें एक राष्ट्रपति था और एक द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका थी, अ क्रिश्चियन प्रेसिडेंट एंड अ बाइकैमरल लेजिस्लेचर। और ये इसमें एक और जो खास बात थी जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए, वो ये है कि द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट that was given to Lebanese by the French was modeled after that of France but took into account the peculiarities of the Lebanese situation. जो संविधान दिया गया लेबनान को, वो फ्रांस के ही संविधान के ऊपर आधारित था, लेकिन इसमें लेबनीज स्थिति को विशेष में ध्यान में रखा गया। और इसमें विशेष रूप से जो महत्वपूर्ण था वो था आर्टिकल 95, विच गेव इट अ पिक्यूलियरली लेबनीज फ्लेवर by providing that religious communities shall be equitably represented in government, employment and key ruling bodies. ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इस संविधान में आर्टिकल 95 के तहत लेबनीज सामाजिक जनांकीय व्यवस्था को देखते हुए ये प्रावधान रखा गया कि सरकार में, नौकरियों में और प्रमुख राजनीतिक संस्थाओं में सभी धार्मिक समुदायों को समुचित। So we can say that it is an attempt to adapt democracy to Lebanese demography. That is why it is called demographic distribution of power. It is proportional representation of various sects in the institutions of the state. अब लेबनान में न केवल संसद की सीटें, बल्कि हमने देखा कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, स्पीकर कौन किस सेक्ट का होगा, ये सारी बातें भी सुनिश्चित कर ली गई हैं। तो इसलिए राष्ट्रपति वहाँ पर केवल और केवल मैरोनाइट ईसाई ही हो सकता है। तो इस प्रकार सांप्रदायिकता के आधार पर पदों को रिजर्व कर दिया गया है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। वहाँ पर जो मिनिस्टीरियल पोर्टफोलियोज हैं वो भी कन्फेशनल लाइंस पर एलोकेट किए जाते हैं। कोई भी, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, लेजिस्लेचर हो, जुडिशरी हो, इसमें ऑल सीनियर एंड एज वेल एज माइनर गवर्नमेंटल पोजीशंस जो हैं वो सब दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन सेक्टेरियन बेसिस। इवन जजेस, टीचर्स इन स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज, दे आर रिक्रूटेड विद एन आई ऑन इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईच सेक्ट। तो इस प्रकार से पूरे लेबनान की जो राजनीतिक व्यवस्था है, उसकी जो सरकारी संस्थाएं हैं, उन सब में सीटों का, पदों का आवंटन किया जाता है संप्रदाय के आधार पर, और यही व्यवस्था संप्रदायनिष्ठ व्यवस्था कहलाती है। अगर हम देखें कि ये व्यवस्था क्यों पाई जाती है, इसके स्रोत क्या हैं, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ कन्फेशनल सिस्टम इन लेबनान, कि आखिर लेबनान में ये व्यवस्था कब से शुरू हुई, कौन से महत्वपूर्ण ऐसे समझौते हुए जिनकी अंतर्गत इस व्यवस्था को लेबनान में लाया गया। तो इसका जो पहला सोर्स हम मानते हैं वो है 1860s का, 1860 के दशक में यूरोपियन पावर्स, जिसमें ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, फ्रांस, प्रशिया एंड रशिया थे, इनके और ऑटोमन सम्राट के बीच में एक समझौता हुआ था जिसमें लेबनान को स्वायत्तता दी गई थी। इसका जिक्र मैंने आप लोगों से कल भी कहा था, सेमी ऑटोनॉमस स्टेटस दिया गया था लेबनान को। तो इस समझौते के तहत ये तय किया गया था कि माउंट लेबनान का जो प्रशासन है उसकी जिम्मेदारी एक गवर्नर के हाथ में होगी, वो ईसाई होगा, वो क्रिश्चियन होगा, और उसकी एक एडवाइजरी काउंसिल होगी जिसमें 2 मैरोनाइट सदस्य होंगे, 2 सुन्नी, 2 शिया, 2 ड्रूज,
2 ग्रीक ऑर्थोडॉक्स और 2 ग्रीक कैथोलिक्स। तो इस तरीके से ये सेक्टेरियन रिप्रेजेंटेशन की शुरुआत थी लेबनान में। इसके बाद 1926 का कॉन्स्टिट्यूशन आया, जिसके आर्टिकल 95 का मैंने कल जिक्र किया था आपसे। उस आर्टिकल 95 में भी इस बात को कहा गया कि किस तरह से राजनीतिक पद और जो संस्थाएं होंगी उनमें सांप्रदायिक आधार पर सीटों को सुरक्षित किया जाएगा या पदों का आवंटन किया जाएगा। तो आर्टिकल 95, हालांकि और ये आर्टिकल 95 की जो व्यवस्था थी वो 1932 की जनगणना के पर आधारित थी। और उस समय ये भी कहा गया था कि अगर ज़रूर, मतलब ये प्रोविजनल मेजर उस समय कहा गया था कि प्रावधानिक तौर पर उसे अपनाया गया था, लेकिन हम देखते हैं कि वो आज तक कंटिन्यू हो रहा है लेबनान में। और इसके बाद नेशनल पैक्ट 1943 का जिक्र हुआ था। तो नेशनल पैक्ट में भी आपको मैंने कल बताया था कि किस तरीके से जो 2 समुदाय थे वो इसी आधार पर साथ आए और मिलकर काम करने का उन्होंने फैसला किया कि जो राजनीतिक व्यवस्था होगी उसमें विभिन्न संप्रदायों को समुचित प्रतिनिधित्व मिलेगा और कोई एक संप्रदाय राजनीतिक या आर्थिक रूप से अन्य पर हावी नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से चाहे वो 1860s का पैक्ट हो, चाहे 1926 का कॉन्स्टिट्यूशन हो या नेशनल पैक्ट हो, ये सब इन सब ने हम कह सकते हैं कि लेबनान में कन्फेशनल सिस्टम को प्रमोट किया। और ख़ास बात क्या है कि, और जो हमें बहुत ज़रूरी है जानने का, कि इट प्रमोटेड इंटर कन्फेशनल एज वेल एज इंट्रा कन्फेशनल डिस्प्यूट्स। ना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस व्यवस्था ने लेबनान में अंतर सांप्रदायिक और अंतरा सांप्रदायिक विवादों को, संघर्षों को बढ़ावा दिया। इंटर कन्फेशनल एंड इंट्रा कन्फेशनल डिस्प्यूट्स। अब इसका अर्थ क्या होता है, इंटर कन्फेशनल एंड इंट्रा कन्फेशनल? संप्रदायों के बीच इस व्यवस्था ने किस तरह से तनाव को या संघर्ष को जन्म दिया? वो इसलिए क्योंकि जैसा हमने देखा कि राष्ट्रपति पद मैरोनाइट क्रिश्चियंस के लिए रिजर्व कर दिया गया था और ये बहुत इम्पॉर्टेंट ऑफिस था, पावरफुल पोस्ट थी। तो इसलिए, और ये सब 1932 की जनगणना के आधार पर था। तो धीरे धीरे लोगों में असंतोष हो रहा था कि जनगणना उसके बाद दोबारा हुई नहीं। तो लोगों का कहना था कि अगर दोबारा जनगणना करी जाए तो उसमें मुस्लिम्स जो हैं वो एडवांटेजियस पोजीशन में होंगे और इसलिए इस व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। तो एक तो इसने विभिन्न संप्रदायों के बीच में एक बार स्ट्रगल को जन्म दिया, क्योंकि उनको लगा कि ये सिस्टम फेवर कर रहा है क्रिश्चियंस को, स्पेशली मैरोनाइट्स को। और दूसरी ओर हम देखते हैं इसने इंट्रा कन्फेशनल डिस्प्यूट्स को भी बढ़ावा दिया, क्योंकि जब आप सेक्टेरियन बेसिस पर किसी पोस्ट को रिजर्व कर देते हैं तो अगर प्रेसिडेंट केवल मैरोनाइट क्रिश्चियन होगा तो जाहिर है ये मैरोनाइट अमंग द मैरोनाइट्स, मैरोनाइट कम्युनिटी में भी एक स्पर्धा को जन्म दे देगा, क्योंकि विभिन्न मैरोनाइट ग्रुप्स जो हैं वो अब आपस में इस बात की स्पर्धा करेंगे कि कौन राष्ट्रपति हो सकता है। तो इसीलिए ये जो व्यवस्था है, इसको हम आगे देखेंगे जब, तो हमको समझ में आता जाएगा कि किस तरीके से कन्फेशनल सिस्टम ने विभिन्न संप्रदायों के बीच असुरक्षा, प्रतिस्पर्धा, तनाव को बढ़ाया और दूसरा संप्रदायों के अंदर भी तनाव को बढ़ाया, स्पर्धा को बढ़ाया और असुरक्षा को बढ़ाया। इसीलिए ये कहा जाता है कि ये कन्फेशनल सिस्टम नेशनल इंटीग्रेशन में भी सहायक हुआ और नेशनल डिसइंटीग्रेशन में भी सहायक हुआ। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान, जैसा कि हम सभी जानते हैं, फ्रांस कमज़ोर होने लगा था और ये स्पष्ट हो गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने तक या उसके पहले फ्रांस लेबनान के ऊपर अपने शासन को समाप्त कर देगा और उसको आज़ादी दे देगा। जब ये प्रश्न चर्चा में था लेबनान की राजनीति में, उस समय एक और प्रश्न जो बहुत महत्वपूर्ण हो गया था वो ये था कि कहीं न कहीं फ्रांस के
लेबनान से चले जाने से मैरोनाइट्स असुरक्षित महसूस कर रहे थे, तो वहीं जो मुस्लिम्स थे, विशेष रूप से जो सुन्नी वर्ग था, वो इस बात से आशंकित था कि कहीं ऐसा ना हो कि फ्रांस मैरोनाइट्स की रिक्वेस्ट पर लेबनान में बना रहे या यहाँ से जाने के बाद भी यहाँ पर हस्तक्षेप करता रहे। तो ये जब समस्या बढ़ने लगी और मैरोनाइट्स को एक ये भी डर था कि ये ना हो कि फ्रांस यहाँ से चला जाए तो इस बात पर दबाव डाला जाए कि लेबनान को वापस से लेबनान के जो इलाके सीरिया से लिए गए थे वो सीरिया को दे दिए जाए या लेबनान ही सीरिया के साथ जुड़ जाए। तो इन प्रश्नों को देखते हुए जब बहुत असमंजस की स्थिति थी, तो ऐसे समय में वहाँ की जो लीडरशिप थी लेबनान की, जिसमें दो लोग प्रमुख हैं, मैरोनाइट लीडर बिशारा अल खुरी और सुन्नी लीडर जो उस समय वहाँ के प्रधानमंत्री थे रियाद अल सुल। बिशारा अल खुरी राष्ट्रपति थे और रियाद अल सुल प्रधानमंत्री थे। तो इन दोनों ने आपस में बातचीत करी कि क्या होना चाहिए। आज़ादी हमारे सामने है, लेकिन उस आज़ादी को पाने के लिए हमें क्या करना है और आज़ादी के बाद क्या होगा। तो देयर वाज एन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द टू लीडर्स, दे केम टू एन अंडरस्टैंडिंग, एक आपस में समझौता हुआ। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि ये समझौता न तो लिखित था और न इस पे कोई हस्ताक्षर किया गया। सो दे अराइव्ड एट एन एग्रीमेंट विच वॉज नाइदर फॉर्मली रिटन नॉर वॉज साइंड। और इस जो ये समझौता आपस में हुआ, इसमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण निर्णय किए गए, बातों का उल्लेख मिला, और ये समझौता जाना जाता है नेशनल पैक्ट के रूप में। इसमें पहली बात तो ये कही गई कि मैरोनाइट ईसाई लेबनान के अरब रूप को, चरित्र को स्वीकार करेंगे और फ्रांस को हस्तक्षेप के लिए आमंत्रित नहीं करेंगे। मैरोनाइट्स नॉट टू सीक फॉरेन इंटरवेंशन and to acknowledge, accept, recognize the Arab face of Lebanon. दूसरी बात, मुसलमान समुदाय सीरिया के साथ जुड़ने के अपनी आकांक्षाओं को छोड़ देगा। Muslims shall abandon aspirations to unite with Syria. तीसरी बात जो कही गई, जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो था कि आज़ादी के बाद लेबनान में जो भी राष्ट्रपति होगा और जो भी वहाँ की सशस्त्र सेनाओं का कमांडर होगा, वो हमेशा एक मैरोनाइट ईसाई होगा। प्रेसिडेंट एंड द कमांडर ऑफ लेबनीज आर्म्ड फोर्सेस शैल ऑलवेज बी अ मैरोनाइट क्रिश्चियन। दूसरा, प्राइम मिनिस्टर शैल ऑलवेज बी अ सुन्नी, प्रधानमंत्री सदैव सुन्नी होगा। थर्ड, द स्पीकर शैल ऑलवेज बी अ शिया, संसद का अध्यक्ष शिया होगा। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर शैल बी ग्रीक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन, उप प्रधानमंत्री ग्रीक ऑर्थोडॉक्स ईसाई होगा। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ड्रूज होगा, यानी जो सशस्त्र सेनाओं के जनरल स्टाफ का अध्यक्ष होगा वो ड्रूज होगा। और साथ ही इस बात को भी कहा गया कि संसद में सीटों का बंटवारा ईसाइयों और मुसलमानों के बीच 6:5 के रेशियो में किया जाएगा, 6:5 के अनुपात में किया जाएगा। यानी अगर 6 सीटें ईसाइयों की तो 5 मुसलमानों की होंगी। तो ये लेबनान की अनोखी, विलक्षण, विशेष राजनीतिक व्यवस्था की शुरुआत थी, जिसमें राजनीतिक पदों, संस्थाओं और विभिन्न महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्थाओं में इस बात की व्यवस्था करी गई कि सभी सांप्रदायिक समुदायों को आनुपातिक रूप से किस प्रकार से प्रतिनिधित्व दिया जा सके। It was beginning of a new system, of a unique political arrangement whereby it was ensured that seats in the parliament, key political institutions
political offices shall be distributed among the different sects in proportion to their numbers in the population. 1932 के सेंसस के 1932 की जनगणना के आधार पर ईसाइयों और मुसलमानों का कुल जनसंख्या में जितना प्रतिशत था उसके अनुपात में ये व्यवस्था करी गई। और इस व्यवस्था में जो महत्वपूर्ण बात हमको दिख रही है वो ये है कि दोनों को ही ये इस बात का आश्वासन दिया गया, क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स को, कि राजनीतिक व्यवस्था बहुमत के आधार पर नहीं चलेगी। बहुमत था भी नहीं दोनों में से किसी के पास, तो इसीलिए किसी एक समुदाय की बात दूसरे पर थोपी नहीं जाएगी। दोनों को ही व्यवस्था में प्रतिनिधित्व मिलेगा कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में, पार्लियामेंट में सीटों का बंटवारा होगा एंड देयर शैल बी एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन, इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द कम्युनिटीज़। इसी को नाम दिया गया है डेमोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन लेबनान। डेमोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन लेबनान यानी शक्ति का जनांकीय वितरण, जनसंख्या में संख्या के अनुपात में शक्ति का वितरण। इसको सेक्टेरियन अरेंजमेंट भी कहते हैं, सेक्टेरियन पॉलिटिकल अरेंजमेंट, सांप्रदायिक राजनीतिक व्यवस्था, और साथ ही इसको सेक्टेरियन डेमोक्रेसी, कन्फेशनल डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। ये व्यवस्था क्या है इसके बारे में डिटेल में मैं आगे के अपने ऑडियो में आपसे डिस्कस करूंगी। आज हम लेबनान की सिविल वॉर के बारे में डिस्कस करेंगे। लेबनान में सिविल वॉर 1975 में शुरू हुई और 1990 तक चली। द सिविल वॉर इन लेबनान लास्टेड फ्रॉम 1975 टू 1990। ये गृह युद्ध जो है कि एक बहुत लंबे समय तक चला था, इसके बारे में अभी भी कोई आम सहमति नहीं बन पाई है कि इसका क्या कारण था। इसके बहुत सारे कारण बताए जाते हैं, लेकिन उसमें से अगर देखा जाए तो एक बहुत महत्वपूर्ण कारण इस गृह युद्ध का ये था, जो वहाँ पे सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था चली आ रही थी जो कि ईसाइयों के साथ पक्षपात करती थी। The system favored the Christians and this was resented by the Muslims whose number was increasing day by day. So it was the demographic changes in the Lebanese society. लेबनान में जनसंख्या में परिवर्तन हो रहा था। वो राज्य जिसमें पहले ईसाइयों की, विशेष रूप से मैरोनाइट ईसाइयों की संख्या ज़्यादा थी, अब वहाँ पर मुसलमानों की संख्या बढ़ती चली जा रही थी। And along with the demographic change, the socio-economic grievances were also इंक्रीजिंग। मुस्लिम समुदाय जो कि एक विशाल रूप लेता चला जा रहा था और जिसका मानना था कि राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था उनके साथ भेदभाव करती है या उनके साथ न्याय नहीं करती है, उनके अंदर बहुत सारी सामाजिक आर्थिक शिकायतें थीं उनके अंदर व्यवस्था के प्रति। तो ये मूल में कारण माना जा सकता है गृह युद्ध का। इसके अलावा हम देखते हैं दो और बहुत महत्वपूर्ण कारण जो इस गृह युद्ध से जुड़े रहे हैं। उनमें से एक है फिलिस्तीनियों की उपस्थिति। लेबनान में फिलिस्तीनियों का होना और फिलिस्तीनियों ने जो भूमिका निभाई, इट वाज कॉम्प्लिकेटेड बाय द पैलेस्टीनियन प्रेजेंस इन लेबनान एंड ऑल्सो बाय द एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट ऑफ सीरिया एंड इजराइल। एक और ख़ास बात यह है कि इस गृह युद्ध के दौरान, बल्कि उसके पहले से ही हम देखते हैं कि जहां एक तरफ पैलेस्टीनियन प्रेजेंस पड़ी थी लेबनान में जिसने इसको कॉम्प्लिकेट किया था, साथ ही साथ सीरिया और इजराइल की का हस्तक्षेप भी लेबनान के अंदरूनी मामलों में बढ़ रहा था और कहीं ना कहीं इन सब ने मिलकर गृह युद्ध को बहुत जटिल बनाया था। जहाँ तक पैलेस्टीनियंस का सवाल है, जैसा कि हम जानते हैं 1948 में इजराइल बना था, तो बहुत सारे पैलेस्टीनियंस इजराइल छोड़कर भागे थे और क्योंकि लेबनान पड़ोसी देश था तो वो यहाँ पर शरणार्थियों के रूप में आकर बस गए थे और ये मोस्टली सुन्नीस थे। तो
तो इसलिए यहाँ पे लेबनान के जो ईसाई समुदाय था उसने इनकी उपस्थिति के प्रति हमेशा नाराज़गी जताई, उनको रोष था, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि ये सुन्नी पॉपुलेशन अगर बढ़ती जाएगी तो वो उनके लिए खतरा बन सकती है। इसके अलावा 1970 में पीएलओ, जिसका हेडक्वार्टर जॉर्डन में था, वहाँ पर एक लड़ाई के बाद उनको शिफ्ट करना पड़ा था अपने आप को, और पीएलओ का जो हेडक्वार्टर था इट वाज शिफ्टेड फ्रॉम जॉर्डन टू लेबनान। और ये पीएलओ का जो हेडक्वार्टर अब शिफ्ट होकर लेबनान में आया था, ये सदर्न लेबनान में इसने अपने आप को बेस किया था। दक्षिणी लेबनान में ये आकर स्थापित हुआ था, और दक्षिणी लेबनान हम जानते हैं इज़राइल के उत्तर में था। तो जाहिर है इससे अपनी समस्याएं शुरू हुई लेबनान के अंदर, क्योंकि पीएलओ ने दक्षिणी लेबनान से इज़राइल पर अटैक करना शुरू किया और फिर इज़राइल ने प्रतिक्रिया करी। तो इस तरह से इज़राइल का हस्तक्षेप भी लेबनान में बढ़ता चला गया। पैलेस्टीनियंस ने यहाँ पे रहने वाले सुन्नियों और शियाओं दोनों ही समुदायों को जो व्यवस्था चली आ रही थी, यथास्थिति स्टेटस को जो चला आ रहा था, उसको चुनौती देने को कहा। उन्होंने कहा कि लेबनान में जो मैरोनाइट क्रिश्चियंस या ओवरऑल क्रिश्चियन पॉपुलेशन को जो सिस्टम फेवर कर रहा था वो सब 1932 के सेंसस पर आधारित था। तो उन्होंने कहा कि अब 70 का दशक था, तो उन्होंने कहा कि इस जनगणना को चुनौती दी जानी चाहिए, इस व्यवस्था को चुनौती दी जानी चाहिए। और क्योंकि 32 के बाद से कोई जनगणना लेबनान में हुई नहीं थी, तो उन्होंने इस बात को भी रखा कि फिर से जनगणना कराई जाए और उसके अनुसार राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव लाया जाए। एक और जो महत्वपूर्ण बात थी और जिसने पृष्ठभूमि तैयार करी सिविल वॉर की, वो ये था कि लेबनान की सेना और राज्य दोनों ही फिलिस्तीनियों को और इज़राइल को रोक पाने में असफल रहे। यानी सरकार और सेना दोनों ही असमर्थ हो गए कि वो कोई फिलिस्तीनियों के खिलाफ कोई कार्यवाही कर पाए, जबकि फिलिस्तीनी लेबनान के अंदर बहुत स्वतंत्रता से अपने हथियार लेकर घूमते थे, यहाँ के लोगों को उकसाते थे। तो इस वजह से लेबनान में जो एक डेवलपमेंट यहाँ से शुरू होगा वो कहलाता है मिलिशिया फॉर्मेशन एंड आर्म्स प्रोक्योरमेंट। यानी यहाँ के विभिन्न समुदायों ने जब ये महसूस किया कि राज्य, सरकार और सेना ये हमें शायद बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से फिलिस्तीनी आक्रामक रुख अपना रहे थे और जिस तरह से इज़राइल की दखलंदाजी बढ़ रही थी, तो इन्होंने अपने सैन्य गुटों का निर्माण शुरू कर दिया और हथियारों की व्यवस्था करने लगे। यानी फॉर्मेशन ऑफ मिलिशिया एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ आर्म्स इन द नेम ऑफ सेल्फ प्रोटेक्शन, आत्म रक्षा के लिए इन्होंने ये शुरुआत कर दी। Naturally, this undermined the authority of the central government. जब ऐसा होने लगेगा कि किसी देश के विभिन्न समुदाय अपनी मिलिशिया बना लेंगे, हथियार रखने लग जाएंगे, तो इससे वहाँ की केंद्रीय सरकार की शक्ति या सत्ता जो थी वो कमज़ोर होने लगी। एक और जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जो सेना थी लेबनान की, वो भी उसका भी सांप्रदायिक चरित्र था। इट वॉज ऑल्सो सेक्टेरियन इन नेचर, हेंस इट वॉज वीक एंड इट अल्टीमेटली डिसइंटीग्रेटेड। ये जो विभिन्न मिलिशियाज बने उनसे आर्मी भी उनसे निपट नहीं उनको फेस नहीं कर पाई, उनको डील नहीं कर पाई, क्योंकि आर्मी का कैरेक्टर खुद सेक्टेरियन था। वो भी शिया, सुन्नी, मैरोनाइट्स, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स, ग्रीक कैथोलिक्स इनमें बटी हुई थी और अल्टीमेटली अंततः वो उसका विघटन भी हो गया था। तो इस वजह से ये जो मिलिशियाज हैं इनका बहुत बड़ा रोल रहा है सिविल वॉर को उग्र बनाने में। और इसमें मैं कुछ नाम आपको बताना चाहूँगी, आप नोट कर सकते हैं। मैरोनाइट क्रिश्चियंस का जो मिलिशिया था जो बहुत फेमस रहा है वो कहलाता है कतैब, KATAEB, KATAEB। इसका दूसरा नाम था फैलेंज, PHALANGE। शियाज के दो प्रमुख मिलिशियाज थे, एक तो अमल, AMAL, अमल, और दूसरा हिजबुल्ला। सुन्नी ग्रुप का मिलिशिया था अल डैश मुराबितून, MURABITUN,
MURABITUN। और जो ड्रूजस थे उनकी पार्टी थी, वही मिलिशिया की तरह उसने काम किया था और उसका नाम था प्रोग्रेसिव सोशलिस्ट पार्टी। प्रोग्रेसिव सोशलिस्ट पार्टी। सिविल वॉर के 3 फेजेस रहे। देयर वर 3 फेजेस इन सिविल वॉर। पहला फेज जो था उसमें हमें सेक्टेरियन वायलेंस और सिविलियन मैसेकर्स देखने को मिलते हैं, सांप्रदायिक हिंसा और आम नागरिकों का संहार। इस स्थिति में लेबनान की सरकार ने, लेबनान के राष्ट्रपति ने, जो कि एक ईसाई था, उसने सीरिया को आमंत्रित किया कि वो लेबनान में आकर स्थिति को संभाले। तो सीरिया की फौजें यहाँ पर आई थी और इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्रिश्चियन प्रेसिडेंट वाज सपोर्टेड बाय बोथ सीरिया एंड इजराइल। दिस इज अ पॉइंट दैट इज टू बी नोटेड, दैट इज टू बी अंडरलाइंड कि प्रेसिडेंट क्रिश्चियन था और उसको इस स्थिति में सीरिया, जो कि एक मुस्लिम कंट्री था, उसने भी सपोर्ट किया और इजराइल ने भी सपोर्ट किया, जो कि एक जूइश स्टेट था। और फिर इस दौरान जब सीरियन फोर्सेस यहाँ पर आ गई, सिविल वॉर उग्र हो रहा था, तब अरब लीग ने, जिसका सीरिया और लेबनान दोनों ही मेंबर्स थे, उसने सीरिया को अलाउ किया कि सीरियन फोर्सेस यहाँ पर बनी रहेंगी और सिविल वॉर को नियंत्रित करने का प्रयास करेंगी। तो सीरियन फोर्सेस ने, ऐसा माना जाता है कि ऑफिशियली सिविल वॉर को ख़त्म किया। आधिकारिक रूप से कहा गया कि गृह युद्ध समाप्त हो गया है क्योंकि सीरिया की सेनाओं की तैनाती हो गई है। अरब लीग ने खुद इस मामले को अपने अधीन कर लिया है। लेकिन फैक्ट ये था कि हिंसा यहाँ पर रुकी नहीं थी, सिविल वॉर फैलती जा रही थी। और ख़ास बात यह है कि इसमें सबसे ज़्यादा जो हिंसा हो रही थी वो दक्षिणी लेबनान में हो रही थी और पश्चिमी बेरूत में हो रही थी। बेरूत, जो कि लेबनान की राजधानी है, वो 2 हिस्सों में बंट गया था। पश्चिमी बेरूत में मुसलमानों का बाहुल्य था और पूर्वी बेरूत में क्रिश्चियंस का था। और बेरूत बिल्कुल डिवाइड हो गया था 2 हिस्सों के बीच में, एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाया नहीं जा सकता था। और इस समय में लेबनान में 2 फैक्शंस थे, 2 घटक थे जो आपस में एक दूसरे के साथ स्पर्धा कर रहे थे और संघर्ष भी कर रहे थे। एक का नाम था लेबनीज नेशनल मूवमेंट, लेबनीज नेशनल मूवमेंट, जिसमें एंटी गवर्नमेंट फोर्सेस थीं, सरकार विरोधी ताकतें थीं। शिया भी थे इसमें, सुन्नी भी थे, पैलेस्टीनियंस थे, ड्रूज़स थे। और दूसरी ओर लेबनीज फ्रंट था, लेबनीज फ्रंट, जिसमें क्रिश्चियंस शामिल थे, या आप कह सकते हैं प्रो गवर्नमेंट फोर्सेस थी और मैरोनाइट्स इसको डोमिनेट कर रहे थे। तो पहला फेज जो सिविल वॉर का था वो लार्जली हम देखते हैं 75 टू 77 के बीच का था। सेकेंड फेज 1977 से 1978 के बीच का था। और इसमें जो महत्वपूर्ण घटना हुई थी वो था पीएलओ का इजराइल पर अटैक एंड इजरायली रिटेलिएशन। पीएलओ ने इजराइल पर आक्रमण किया और फिर इजराइल ने प्रतिक्रिया करी। इसमें फिर यूएन ने इंटरवीन किया था और एक शांति सेना यहाँ पर स्थापित की थी और इजराइल से वापस हटने को कहा गया था। तो इजरायली फौजें दक्षिणी लेबनान से हटी, लेकिन उन्होंने वहाँ पर एक सिक्योरिटी जोन क्रिएट कर दिया था, यानी दक्षिणी लेबनान के एक क्षेत्र में इजराइल की सेनाएं बनी रहीं। और ये बात है 77 की, और 2000 तक इजरायली सेनाएं वहाँ पर बनी रहीं। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट इस पीरियड का था। दूसरी बात इसमें जो हुई थी वो ये थे कि जैसा आप सभी जानते हैं कि इजिप्ट और इजराइल के बीच में एक समझौता हुआ था और फिर कैंप डेविड एग्रीमेंट भी हो गया था, जहाँ पर दोनों ने एक दूसरे को मान्यता दी थी। ये सब आप पढ़ चुके हैं। तो ये इजराइल और इजिप्ट जब नज़दीक आए तो सीरिया, विच वॉज टिल नाउ ऑन द साइड ऑफ इजराइल इन द सेंस बोथ वर सपोर्टिंग द लेबनीज गवर्नमेंट, तो अब सीरिया ने अपने को क्रिश्चियन से डिस्टेंस कर लिया और सीरिया भी अब पैलेस्टीनियंस को और मुस्लिम्स ग्रुप को सपोर्ट करने लगा और इजराइल जो था वो क्रिश्चियन प्रेसिडेंट की तरफ था। तो इस तरह से सिविल वॉर में हम देखते हैं कि किस तरीके से
जो इन्वॉल्वमेंट था वो केवल लोकल फोर्सेस का या नेशनल लेवल के प्लेयर्स का नहीं था, उसमें पैलेस्टीनियंस थे जो कि लेबनान के ओरिजिनल इन्हेबिटेंट्स नहीं थे, और दूसरा अब उसमें इन्वॉल्वमेंट सीरिया और इसराइल का भी हो गया था। थर्ड फेज सिविल वॉर का जो था वो 1982 टू 1983 का था, और 1982 में ये भी आपको बताया जा चुका है कि किस तरह से पैलेस्टीनियंस का अबू निदाल जो ग्रुप था उसने लंदन में इजरायली एम्बेसडर को की हत्या का प्रयास किया था, और इसकी प्रतिक्रिया में इजराइल ने लेबनान में अटैक किया था। 1982 की बात है, और उसके बाद वहाँ पर पीएलओ पर इतना दबाव पड़ा कि पीएलओ को लेबनान छोड़कर जाना पड़ा था, और इसी कॉन्टेक्स्ट में फिर हिजबुल्लाह भी इमर्ज हुआ था। और फिर इसके बाद ये घटना 82 की है, और फिर 84 से 1990 के बीच में सिविल वॉर में बहुत हिंसा बढ़ी थी, वो बहुत गंभीर रूप लेता चला जा रहा था। तो फाइनली फिर एक बार फिर से अरब लीग इसमें इंटरवीन करा, अरब लीग ने, और अरब लीग ने ताइफ समझौते के माध्यम से इसका समाधान निकालने का प्रयास किया। Civil war was brought to an end by the ताइफ agreement. ताइफ समझौते के माध्यम से लेबनान के गृह युद्ध का अंत हुआ। The agreement was negotiated in Taif, Saudi Arabia, by the surviving members of Lebanon's 1972 parliament. यानी लेबनान में आखिरी बार संसद के चुनाव 1972 में हुए थे, तो उसी के जो बचे हुए जीवित सदस्य रह गए थे इस समय तक, उन्होंने ताइफ समझौते पर हस्ताक्षर किया। और ये समझौता लेबनान में नहीं हुआ था, ये सऊदी अरब में हुआ था अक्टूबर 22, 1989 में। और ताइफ समझौता इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है कि इसमें 3 बातों का उल्लेख किया गया: गृह युद्ध का अंत, एंड ऑफ द सिविल वॉर; पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, राजनीतिक सुधार; और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल रिलेशंस बिटवीन लेबनान एंड सीरिया, लेबनान और सीरिया के बीच में विशेष संबंधों की स्थापना। यानी ये तो स्पष्ट है कि 15 साल चले गृह युद्ध को ताइफ समझौते के माध्यम से समाप्त किया गया। जो भी विरोध था लेबनान के राजनीतिज्ञों के बीच में, राजनीतिक दलों के बीच में, उसको इससे समाप्त किया गया। दूसरी बात यह है कि इसमें एक खास जो व्यवस्था करी गई वो ये थी कि इस समझौते के बाद भी, जबकि सिविल वॉर ख़त्म हो गई, तब भी सीरिया की फ़ौजों को लौटने के लिए नहीं कहा गया। जैसा कि हमने अभी देखा था कि सीरिया की फोर्सेस तब आई थी जब सिविल वॉर शुरू हुई थी, लेकिन अब सिविल वॉर ख़त्म होने के बाद भी ये कहा गया कि नहीं, सीरिया और लेबनान का एक खास रिश्ता रहेगा, और सीरिया विल अल्टीमेटली विदड्रॉ। ऐसा नहीं है कि सीरिया विदड्रॉ नहीं करेगा, लेकिन उसके लिए पूरा एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा, और फिलहाल सीरियन फोर्सेस लेबनान में बनी रहेंगी। एंड फैक्ट रिमेंस कि सीरियन ट्रूप्स वहाँ पर 2005 तक बनी रहीं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। और थर्ड जो सबसे इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ ताइफ एग्रीमेंट के ज़रिए से, वो पॉलिटिकल रिफॉर्म था। पॉलिटिकल रिफॉर्म का मीन्स द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम। लेबनान की जो राजनीतिक व्यवस्था थी उसका पुनर्गठन किया गया, और जो पुनर्गठन हुआ था उसमें महत्वपूर्ण बात ये थी कि जो कन्फेशनल सिस्टम चला आ रहा था उसको समाप्त नहीं किया गया, उसको संशोधित किया गया। यानी जो व्यवस्था चली आ रही थी सीटों के बंटवारे की, राजनीतिक संस्थाओं में विभिन्न संप्रदायों के प्रतिनिधित्व की, उसको वो बनी रहनी थी। और इसमें मुख्यतः ये बात करी गई कि क्योंकि प्रेसिडेंट मैरोनाइट होता था, और प्रेसिडेंट ही सबसे पावरफुल फिगर पॉलिटिकल सिस्टम में था लेबनान के, तो इसमें जो एक परिवर्तन किया गया वो था ट्रांसफरिंग ऑफ द पावर अवे फ्रॉम द मैरोनाइट क्रिश्चियंस, माने जो राष्ट्रपति की शक्तियां थी उनको कम कर दिया गया। नंबर 1 सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट वर रिड्यूस्ड। प्राइम मिनिस्टर की शक्तियां बढ़ी, और
तीसरी बात जो हुई वो ये थी कि जो पार्लियामेंट थी, जो अभी तक 6:5 के रेशियो में सीटों का आवंटन करती थी, यानी टोटल सीट्स हुआ करती थी ताइफ समझौते के पहले पार्लियामेंट में 99 टोटल सीट्स, डिवाइडेड इनटू 54 and 45. 54 seats for Christians and 45 for Muslims. This used to be the distribution of seats prior to ताइफ agreement. लेकिन ताइफ समझौते के बाद क्या हुआ? नंबर ऑफ सीट्स बढ़ा दिया गया. टोटल पार्लियामेंट्री सीट्स वर नाउ 128, डिवाइडेड इक्वली बिटवीन द क्रिश्चियंस एंड द मुस्लिम्स. टोटल अब 128 सीटें हैं और वो 64 क्रिश्चियंस की हैं, 64 मुसलमानों की हैं. तो खास बात क्या है जो चेंज, ये कुछ चेंज नहीं हुआ है कि प्रेसिडेंट अब कोई और होगा या प्राइम मिनिस्टर शिया होगा, ऐसा कुछ नहीं है. व्यवस्था वही है. राष्ट्रपति मैरोनाइट क्रिश्चियन होगा, प्रधानमंत्री सुन्नी होगा, स्पीकर ऑफ द असेंबली पार्लियामेंट वो शिया होगा. ये व्यवस्था अभी भी चली आ रही है. जो परिवर्तन है वो ये है कि राष्ट्रपति की शक्ति कम हो गई है, प्रधानमंत्री की शक्ति बढ़ गई है, और साथ ही साथ पार्लियामेंट में जो सिस्टम फेवर कर रहा था क्रिश्चियंस को वो अब ख़त्म हो गया है और सीट्स बराबर में दोनों को बांट दी गई हैं. यानी 64 उनकी सीटें हैं क्रिश्चियंस की, तो 64 ही मुस्लिम्स की हैं. सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन आप लिख सकते हैं कि इस समय मैरोनाइट्स के पास आउट ऑफ 64 34 सीट्स है, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स के पास 14, ग्रीक कैथोलिक्स 8, आर्मीनियन ऑर्थोडॉक्स 5, आर्मीनियन कैथोलिक्स 1, प्रोटेस्टेंट्स 1, अदर्स 1, टोटल 64. मुस्लिम्स में सुन्नीज 27, शियाज 27, एलवाइट्स 2, ड्रूज़स 8, इक्वल टू 64, टोटलिंग 64. तो ये परिवर्तन ताइफ एग्रीमेंट ने कर दिया है और अभी यही व्यवस्था चल रही है. तो जो एक पॉइंट हमको याद रखना है वो ये है कि लेबनान के पॉलिटिकल सिस्टम में जो व्यवस्था चली आ रही थी डेमोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की, वो अभी कंटिन्यू कर रही है. समय को देखते हुए, डेमोग्राफिक चेंजेस को देखते हुए, द सिस्टम हैज़ बीन मेड इक्विटेबल बाय डिवाइडिंग द सीट्स ऑफ पार्लियामेंट equally between the Christians and the Muslims, reducing the powers of the president and increasing the powers of the prime minister. ये बदलाव ताइफ समझौते. 1975 से 1990 तक चलने वाली सिविल वॉर इसी व्यवस्था को चुनौती दे रही थी. सिविल वॉर को समाप्त करने के लिए 1989 में ताइफ समझौता हुआ, TAIF, ताइफ समझौता हुआ. उसने भी इस व्यवस्था को समाप्त नहीं किया, भले ही कुछ परिवर्तित किया हो. इट टू रीइंफोर्स द कन्फेशनल सिस्टम. तो इसकी चर्चा हम आगे करेंगे ताइफ समझौते की और उसने किस तरीके से इस व्यवस्था को में कुछ बदलाव किया. एक और जो पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करना है आखिर में वो है व्हाट आर द फैक्टर्स रीइंफोर्सिंग कन्फेशनलिज्म इन लेबनान. फैक्टर्स रीइंफोर्सिंग कन्फेशनलिज्म इन लेबनान, यानी लेबनान में ये जो कन्फेशनल संप्रदाय निष्ठ व्यवस्था है इसको सुदृढ़ बनाने में कौन से कारक रहे हैं सहायक इसमें. तो इसमें दो चार फैक्टर्स हैं जिनको मैं डिस्कस करना चाहूँगी. एक तो हम ये कह सकते हैं रेजिडेंशियल सेग्रीगेशन ऑफ सेक्ट्स, रेजिडेंशियल सेग्रीगेशन ऑफ सेक्ट्स, या जिसको जियोग्राफिक सेग्रीगेशन ऑफ सेक्ट्स भी कहा जाता है. इसका मतलब ये हो गया, ये भी मैं कल पॉइंट आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ कि किस तरह से लेबनान के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग सेक्ट्स बसे हुए हैं, भौगोलिक रूप से वो बिखरे हुए हैं. जैसे माउंट लेबनान में मैरोनाइट्स हैं तो सदर्न लेबनान में शियाज हैं. तो ये जो दूरियां हैं ये इनके बीच में मतभेद को बढ़ाती हैं और अलगाववाद को जन्म देती हैं. तो ये एक फैक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मिलने के अवसर कम हो पाते हैं क्योंकि इनकी अपनी अलग अलग पॉकेट्स हैं जहाँ पर देयर पॉपुलेशन इज़ कॉन्सेंट्रेटेड. दूसरा जो एक बहुत बड़ा कारण है वो हमको देखने को मिलता है कि यहाँ पर पर्टिकुलरिस्टिक लॉयल्टीज़ आर वेरी स्ट्रॉन्ग.
यानी जो संकीर्ण निष्ठाएं हैं वो बहुत प्रबल हैं। फैमिली, क्लैन, ये बहुत मैटर करता है। परिवार, वंश, ये बहुत अहम भूमिका निभाते हैं व्यक्ति के जीवन में। लोगों में पारिवारिक जो संबंध हैं बहुत प्रगाढ़ यहाँ पर पाए जाते हैं और एक्सटेंडेड फैमिलीज पाई जाती हैं। जैसे हम भारत में कहते हैं जॉइंट फैमिली, संयुक्त परिवार, तो ऐसे वहाँ पे भी पाए जाते हैं। ब्लड टाइज आर वेरी वेरी स्ट्रांग देयर, रक्त के संबंध वहाँ बहुत प्रगाढ़ हैं। और जब इतना पारिवारिक रूप से जब वो लोग इतने जुड़े हुए हैं तो ये स्पष्ट हो जाता है कि उनकी सेक्टेरियन आइडेंटिटी इससे स्ट्रांग होती है, कमज़ोर नहीं होती है। और स्पेशली जो फैमिली पेट्रियार्क्स होते हैं, जो परिवारों के मुखिया होते हैं, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। और सिर्फ फैमिली नहीं, क्लैन की बात हो जाती है, माने परिवार ही बहुत बड़ा है और फिर एक बड़े वंश का रूप वो ले लेता है। तो इसलिए सेक्टेरियनिज्म को इससे बढ़ावा मिलता है। तीसरी एक बात यह है कि जो एजुकेशन सिस्टम है, जो शिक्षा व्यवस्था पाई जाती है लेबनान में, वहाँ हम देखते हैं कि यूनिफॉर्म नेशनल एजुकेशन, जो एक आप अगर देखें कि राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली, वो उस रूप में नहीं पाई जाती है। सेक्टेरियन एजुकेशन, सांप्रदायिक शिक्षा, विभिन्न संप्रदायों के अपने शिक्षण संस्थाएं होती हैं। तो जब बच्चा वहाँ पढ़ने जाता है तो वो अपने ही संप्रदाय से जुड़ता चला जाता है, वो बाकी संप्रदायों से उसकी दूरी जो है वो बनी रहती है। और ये सेक्टेरियनिज्म को प्रमोट करता है। और बच्चों का जो सोशलाइजेशन है, सामाजिकरण, इवन पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, राजनीतिक सामाजिकरण, चाहे घर में चाहे स्कूल में, वो सांप्रदायिकता को ही बढ़ाता है। तो इसलिए ये भी एक फैक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एजुकेशनल सिस्टम लोगों को सांप्रदायिक आधार पर दूर करता है, पास नहीं लाता है। एक और बात है कि प्रेस का वहाँ पे रोल, प्रेस भी वहाँ पर सेक्टेरियनिज्म को प्रमोट करता है। विभिन्न जो संप्रदाय हैं उनके अपने अपने समाचार पत्र होते हैं, दे हैव स्पेशलाइज क्लाइंटेल, तो वो अपने संप्रदाय विशेष को ध्यान में रखकर ही समाचार पत्र निकालते हैं। तो जो एक लोकमत बनना चाहिए राष्ट्रीय स्तर पर, वो नहीं बन पाता है। लोगों की सांप्रदायिक सोच समाप्त नहीं हो पाती है और सांप्रदायिकता सुदृढ़ होती चली जाती है। और इसके अलावा एक और जो बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है वो है राजनीतिक दलों या पॉलिटिकल पार्टीज का। नाउ पॉलिटिकल पार्टीज डू एग्जिस्ट इन लेबनान बट दे हैव अ सेक्टेरियन कैरेक्टर। राजनीतिक दल हैं लेकिन उनका एक सांप्रदायिक चरित्र है। दे अपील टू एंड दे केटर टू अ पर्टिकुलर सेक्ट। विभिन्न जो संप्रदाय हैं उनके अपने अपने दल हैं। और बहुत सारी पार्टीज़ के तो अपने मिलिशिया भी होते हैं, माने उनके अपने सैन्य दल भी होते हैं जो अपने राजनीतिक दलों के प्रमोशन के लिए, राजनीतिक दलों के प्रचार के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हमको दिखाई देते हैं। और ख़ास बात ये है कि लेबनान में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उसमें हम देखते हैं कि किस तरीके से कई पॉलिटिकल पार्टीज़ ऐसी हैं जिनमें बहुत बहुत सालों से, दशकों से एक खास परिवार का वर्चस्व रहता है। और ये जो पॉलिटिकल बॉसेस हो जाते हैं, तो ये पॉलिटिकल बॉसेस जो होते हैं इसमें इनके परिवार वंश के लोग जुड़े होते हैं, इनके गांव के लोग जुड़े होते हैं। हम कह सकते हैं कि जैसे अभी कुछ साल पहले कहा जाता रहा है भारत की राजनीति में भी कि समाजवादी पार्टी तो यादवों की पार्टी है। अब हम इससे सहमत हों या ना हों, पर ये समझाने के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि इसी तरीके से वहाँ पर एक वंश, एक परिवार, वो अपने राजनीतिक दलों को बनाता है। और उसका जो सपोर्ट बेस होता है वो एक गांव भी हो सकता है, एक शहर भी हो सकता है, एक खास क्षेत्र भी हो सकता है। तो ये दे एडवांस देयर इंटरेस्ट और उसके अपने पॉलिटिकल पार्टीज़ के ज़रिए से, तो जाहिर है सेक्टेरियनिज्म को वो प्रमोट करते हैं। और ख़ास बात क्या हो जाती है कि ये जो पॉलिटिकल बॉसेस होते हैं, जो राजनीतिक दलों के नेता होते हैं, वही अपने मिलिशिया के कमांडर भी होते हैं। और वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अपने सेक्ट के इंटरेस्ट को प्रमोट करने के, अपने संप्रदाय के हितों को बढ़ावा देने के लिए। और इसके लिए वो किसी भी प्रकार के साधन का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो ये व्यवस्था वहाँ पर आज भी अगर चली आ रही है लेबनान में और इसको समाप्त नहीं किया जा रहा है, तो इसका एक सीधा सा कारण ये है कि कहीं ना कहीं
इस व्यवस्था के माध्यम से लोगों को लगता है कि उनके हित सुरक्षित हैं, उनकी राजनीति में कुछ भागीदारी है, वो भी सत्ता के करीब हैं या सत्ता से जुड़ सकते हैं। और अगर इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाएगा तो भय है कि बहुमत के आधार पर कुछ गलत निर्णय भी हो सकते हैं और बहुमत उनके ऊपर हावी भी हो सकता है, जैसा कि आम मेजॉरिटेरियन डेमोक्रेसीज में हम देखते हैं। तो इस वजह से इस सिस्टम को कोई ख़त्म करने की बात नहीं करता है। देयर हैज़ नेवर बीन अ डिमांड टू एबॉलिश द सिस्टम। डिमांड किस बात की है? इसको समाप्त करने की नहीं है, बल्कि इसमें कुछ बदलाव इस तरीके से हो जाए कि जो प्रिविलेज्ड सेक्ट्स थे अब उनकी शक्तियाँ थोड़ी सी कम हो जाएं और जो अभी तक उतना लाभ नहीं उठा पाए हैं उनको और लाभ मिले। माने जो अभी तक उपेक्षित संप्रदाय रहे हैं राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक दृष्टि से, जैसे शिया लोग हैं, तो ये चाहेंगे, या और क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ हैं, उनका मानना है कि भाई सुन्नीज और मैरोनाइट्स ने तो बहुत एक लंबे समय से सत्ता का उपभोग किया है और उनको बहुत विशेषाधिकार मिले हैं, प्रिविलेजेस मिली हैं, तो अब हमको भी ये मिलना चाहिए। तो यानी पावर शेयरिंग अरेंजमेंट में पार्टिसिपेंट्स कैसे बदलें उस पर बात होती है, पर ये पावर शेयरिंग अरेंजमेंट ख़त्म कर दिया जाए इसके लिए लेबनान की जनता सहमत नहीं है। तो ये कन्फेशनल सिस्टम है, डेमोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। और क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट, ये फाउंडेशन है और ये पहले दिन से लेकर आज तक लेबनान में बना हुआ है। इसको लेकर ही सिविल वॉर हुआ है, इसको लेकर ही समाज में जब कभी भी विद्रोह होता है, तनाव होता है, तो यही इसका कारण होता है। तो इसके आगे सिविल वॉर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे और सिविल वॉर के बाद जो करंट सिनारियो है उसको डिस्कस करेंगे। कल हमने नेशनल पैक्ट की बात करी जिसे अल मिथक अल वतनी भी कहा जाता है। अल AL मिथक MITHAQ, अल वतनी WATANI। It was an unwritten agreement that came into existence in 1943. The Christians were skeptical about the Muslims and the Muslims of Western hegemony. The Christians promised not to seek French protection and recognize the Arab face of Lebanon. The Muslims agreed to recognize the independence of Lebanon in 1920 borders and to renounce aspirations for union with Syria. The pact reinforced the sectarian system of government. National Pact established the political foundations of modern Lebanon, allocated political power on an essentially confessional basis. तो ये आपको कल बताया गया था कि किस तरह से ये जो नेशनल पैक्ट था जो 1943 में लेबनान में आया था, उसने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया, आधुनिक लेबनान की राजनीतिक नींव रखी और राजनीतिक शक्ति को सांप्रदायिक आधार पर बांटा या उसका वितरण किया। इसी को कन्फेशनल सिस्टम कहते हैं या इसी को हम सेक्टेरियन सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं। और यही लेबनान की पॉलिटिक्स का, पॉलिटिकल सिस्टम का, कॉन्स्टिट्यूशन का यूनिक फीचर है। लेबनान की राजनीति, संविधान, राजनीतिक व्यवस्था का जो सबसे विशेष लक्षण है वो है कन्फेशनलिज्म या कन्फेशनल सिस्टम हम जिसको कहते हैं। हिंदी में इसको हम कहेंगे संप्रदाय निष्ठ व्यवस्था, संप्रदाय निष्ठ व्यवस्था। और यही सेक्टेरियन सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन कहलाती है। प्रतिनिधित्व की सांप्रदायिक व्यवस्था भी इसको हम कह सकते हैं। और यही डेमोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी कहलाता है। डेमोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जो कि हुआ जनांकीय शक्ति वितरण। अब ये कन्फेशनल सिस्टम क्या है? कन्फेशनल सिस्टम जो है हम ये कह सकते हैं इट इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट that refers to de jure
mix of religion and politics. It is a system of government that refers to de jure, D-E-J-U-R-E, de jure mix of religion and politics. यानी यह वह शासन व्यवस्था है जिसमें कानूनी दृष्टि से या कानूनी तौर पर धर्म और राजनीति का मिश्रण पाया जाता है। यानी जैसा हम सेक्युलर सोसाइटीज़ में देखते हैं, सेक्युलर स्टेट्स में देखते हैं, धर्म और राजनीति के बीच एक फासला होता है, विभाजन होता है, वो ऐसी व्यवस्थाओं में नहीं होता है। यहाँ पर धर्म और राजनीति आपस में जुड़े होते हैं। इसको मैं आगे आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि ये कन्फेशनल सिस्टम क्या है। इट इज़ अ पावर शेयरिंग अरेंजमेंट रिकंसाइलिंग societal fragmentation along religious or confessional lines. It is a power sharing arrangement reconciling societal fragmentation along religious or confessional lines. Confession means a group of people with similar religious beliefs. इसका हिंदी में जो अर्थ हुआ वो ये हुआ कि संप्रदाय निष्ठ व्यवस्था कौन सी है। ये एक शक्ति की भागीदारी की व्यवस्था है जो किसी भी समाज में जो धार्मिक और सांप्रदायिक आधार पर विभाजन होते हैं उनमें समन्वय स्थापित करने का प्रयास करती है। यानी हम देखते हैं कि हर ही समाज विभाजित होता है, कोई धर्म के आधार पर, कोई भाषा के आधार पर, कोई प्रजाति के आधार पर, कोई जनजाति के आधार पर। तो ये जो सोशल डिविजन्स होते हैं इनमें समन्वय स्थापित करने के लिए ये एक पावर शेयरिंग अरेंजमेंट होता है। पावर शेयरिंग माने कि कोई भी बहुमत में नहीं है, इसलिए वो इस तरह से शक्ति का मनमाने ढंग से कोई प्रयोग नहीं कर सकता है। शक्ति में सबकी भागीदारी होगी। और कन्फेशन शब्द का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लोगों का एक ऐसा समूह जिसमें उनके धार्मिक मान्यताएं एक सी होती हैं। तो लेबनान जो है वहाँ पर हम देखते हैं कि ये कन्फेशनलिज्म का मतलब सांप्रदायिक आधार पर लोग बटे भी हुए हैं और वहाँ की जो सरकार है वो सांप्रदायिक आधार पर आपसी विभाजन को कम करने के लिए, हिंसा को रोकने के लिए, स्थिरता बनाए रखने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए शक्ति की, सत्ता की भागीदारी करती है विभिन्न संप्रदायों के बीच में। तो इसको मैं थोड़ा सा और आगे इलैबोरेट करती हूँ, आप इसको नोट कर सकते हैं कि कन्फेशनल सिस्टम क्या होता है जो लेबनान में पाया जाता है। इट इज़ द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट दैट डिस्ट्रीब्यूट्स political and institutional power proportionately among religious communities. Posts in government and seats in legislatures are apportioned amongst different groups according to the relative demographic composition of the groups in a society, which is seen as a way of formally recognizing the communal political rights of indigenous groups. यह वह शासन व्यवस्था है जो राजनीतिक और सांस्थानिक शक्ति को आनुपातिक रूप से धार्मिक समुदायों में बांटती है। सरकार में पदों एवं विधायिका में सीटों का आवंटन विभिन्न समूहों में उनकी जनांकीय संरचना के आधार पर किया जाता है। यह कहा जा सकता है कि यह एक प्रकार से विभिन्न समूहों के सांप्रदायिक राजनीतिक अधिकारों को मान्यता देना है।
लेबनान में हाल के वर्षों में एक और जो महत्वपूर्ण घटना घटी है वो सीडर रेवोल्यूशन के नाम से जानी जाती है। सीडर क्रांति, CEDAR। सीडर पेड़ का नाम होता है और सीडर का पेड़ जिन दिनों ये घटना घटी लेबनान में वो पल्लवित हो रहा था, पुष्पित हो रहा था। ब्लॉसमिंग ऑफ द ट्री उस समय हो रही थी, तो इसलिए इस सीडर रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। और वो सीडर लेबनान में हाल के वर्षों में एक और जो महत्वपूर्ण घटना घटी है वो सीडर रेवोल्यूशन के नाम से जानी जाती है। सीडर क्रांति, CEDAR। सीडर पेड़ का नाम होता है और सीडर का पेड़ जिन दिनों ये घटना घटी लेबनान में वो पल्लवित हो रहा था, पुष्पित हो रहा था। ब्लॉसमिंग ऑफ द ट्री उस समय हो रही थी, तो इसलिए इस सीडर रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। और वो सीडर राष्ट्रीय प्रतीक भी है लेबनान का। पर ये महत्वपूर्ण है कि सीडर रेवोल्यूशन ये टर्म कॉइन किया अमेरिका ने। लेबनान में इसको इंडिपेंडेंस इंतिफादा कहा जाता है। इंडिपेंडेंस इंतिफादा। ये सीडर रेवोल्यूशन मुख्यतः अगर हम देखें तो ये सीरिया विरोधी प्रदर्शन के रूप में प्रारंभ हुआ। और इसके प्रारंभ होने का जो सबसे बड़ा कारण था वो ये था कि 14 फरवरी 2005 को लेबनान के एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री जो कि बहुत लोकप्रिय नेता थे, सुन्नी थे, रफ़ीक हरीरी, उनकी हत्या कर दी गई थी। रफ़ीक स्पेलिंग जो है वो है RAFIC, रफ़ीक हरीरी, HARIRI। तो उनकी हत्या से फरवरी 2005 में सीडर रेवोल्यूशन शुरू होता है और अप्रैल 2005 तक चलता है। ये मुख्यतः लेबनान का आक्रोश था सीरिया के विरुद्ध, against the presence of Syrian forces in Lebanon, Syrian control over the government of Lebanon। और माना जा रहा था कि सीरिया का वर्चस्व लेबनान में बढ़ रहा है। तो ये इस पूरी घटनाक्रम को हम सीरिया के विरोध के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि ऐसा माना गया था। और ये सच भी है कि रफ़ीक हरीरी के संबंध सीरिया के साथ बहुत अच्छे नहीं थे और वो सीरियाई फ़ौजों की वापसी चाहते थे लेबनान से। तो इसलिए उनके और सीरिया के बीच के संबंध क्योंकि अच्छे नहीं थे, तो उनकी हत्या को देखा जा रहा था सीरिया से जोड़कर। एंड इट वॉज लिंक्ड विद द सस्पिशन ड्यू टू सीरियन मिलिट्री एंड इंटेलिजेंस इन्फ्लुएंस इन लेबनान। इतना ज़्यादा प्रभाव सीरिया का लेबनान के ऊपर था, इतना इंटरफेरेंस सीरिया का था कि ये माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं उनकी हत्या के पीछे सीरिया है। तो इसलिए अ चेन ऑफ डेमोन्स्ट्रेशंस टुक प्लेस इन लेबनान। और इसमें उनका जो नारा था, जो स्लोगन था, वो था फ्रीडम, सॉवरेनिटी, इंडिपेंडेंस, ट्रूथ, नेशनल यूनिटी। फ्रीडम, सॉवरेनिटी, इंडिपेंडेंस, ट्रूथ एंड नेशनल यूनिटी। यानी उनका ये मानना था कि लेबनान आंतरिक और बाह्य दोनों रूप से स्वतंत्र नहीं था। आंतरिक रूप से इसलिए नहीं था कि जो सरकार थी वो सीरिया के नियंत्रण में थी, और दूसरा ये था कि सीरिया का इतना ज़्यादा हस्तक्षेप था कि बाह्य रूप से भी अपनी विदेश नीति में, रक्षा नीति में लेबनान स्वतंत्र रास्ता नहीं अपना पा रहा था। सॉवरेनिटी का कोई मतलब नहीं था। लेबनान की संप्रभुता नाम मात्र की संप्रभुता थी। और सत्य की जो बात थी, ट्रूथ की, वो ये थी कि रफ़ीक हरीरी की जिसने भी हत्या की थी, जो भी उनके षड्यंत्र में शामिल था, वो सत्य सामने आना चाहिए। और नेशनल यूनिटी की बात कही गई कि देश विभाजित हो रहा था सीरिया की प्रेजेंस के कारण, तो नेशनल यूनिटी। जिन मांगों को रखा गया सीडर रेवोल्यूशन के दौरान, वो उनमें से सबसे पहले थी विड्रॉल ऑफ सीरियन ट्रूप्स, सीरिया की सेनाओं की लेबनान से वापसी, एंड ऑफ सीरियन इंटरफेरेंस, सीरिया के हस्तक्षेप का अंत, इंडिपेंडेंट लीडरशिप फ्री ऑफ सीरियन कंट्रोल, सीरिया के नियंत्रण से स्वतंत्र नेतृत्व। थर्ड वॉज इंटरनेशनल कमीशन
to investigate the assassination of Hariri. हरीरी की हत्या की जांच के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय आयोग का गठन। हरीरी हत्याकांड के जांच के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय आयोग का गठन। फ्री पार्लियामेंट्री इलेक्शन, स्वतंत्र संसदीय चुनाव। स्वतंत्र चुनावों की बात इसलिए करी गई क्योंकि मौजूदा प्रधानमंत्री को माना गया वो सीरिया समर्थक थे, राष्ट्रपति भी सीरिया समर्थक थे, इसलिए फिर से चुनाव हो पार्लियामेंट का, नई सरकार आए और एक ऐसी सरकार आए जो एक स्वतंत्र रास्ते पर चल सके। तो इन मांगों को लेकर ये डेमोन्स्ट्रेशंस हुए और इन्होंने सरकार को हटाने की बात करी और दूसरी बात उन्होंने कही कि सीरियन ट्रूप्स को पूरी तरीके से वो कैसे लेबनान से वापस हो जाए। तो ये शुरू हुआ जिस दिन यानी 14 फरवरी को जब उनकी हत्या हुई, बस उसके साथ ही ये प्रदर्शन लेबनान में शुरू हो गए थे। और फिर 8 मार्च को हिजबुल्लाह ने एक बहुत भारी प्रदर्शन लेबनान में किया, हिजबुल्लाह के द्वारा किया गया। तो ये स्पष्ट है कि ये सीरिया के समर्थन में किया गया। इट वॉज अ प्रो सीरिया डेमोन्स्ट्रेशन जिसमें हिजबुल्लाह ने अमेरिका और इजराइल को दोष दिया इस बात का कि वो लेबनान की राजनीति में हस्तक्षेप कर रहे हैं, लोगों को यहाँ पे उकसा रहे हैं और सीरिया को जो कि जिसके प्रति लेबनान के लोगों को आभारी होना चाहिए, उस सीरिया को इस प्रकार से लेबनान से निकलने को कहा जा रहा है, जबकि अगर सीरिया की सेनाएं चली जाएंगी तो वो लेबनान के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। और इसके साथ ही साथ कुछ समय पहले एक अमेरिका के और फ्रांस के इनिशिएटिव से, पहल से संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद ने एक रेजोल्यूशन भी पास किया था, रेजोल्यूशन नंबर 1559, जिसमें ये कहा गया था कि फॉरेन फोर्सेस लेबनान को छोड़ें और जो भी लेबनीज ग्रुप्स हैं जो कि आर्म्ड ग्रुप्स हैं दे शुड डिसआर्म, यानी जो सशस्त्र गुट हैं, समुदाय हैं लेबनान के अंदर, वो निशस्त्र हों। इशारा हिजबुल्लाह की ओर ही था उसमें। ये 2004 में आया था रेजोल्यूशन। तो दो बातें इस डेमोन्स्ट्रेशन के ज़रिए से हिजबुल्लाह ने करी। एक तो उन्होंने कहा कि सीरिया की सेनाओं की वापसी नहीं होनी चाहिए, बल्कि सीरिया के प्रति उन्होंने आभार प्रकट किया। दूसरा था रिजेक्शन ऑफ रेजोल्यूशन 1559। उन्होंने कहा कि हम इस प्रस्ताव को नहीं मानते हैं जो हिजबुल्लाह पे दबाव बनाता है निशस्त्र होने का। और जब ये हुआ, ये मार्च 8 था, इसको मार्च 8 अलायंस कहा गया। और उसी के बाद एक काउंटर डेमोन्स्ट्रेशन हुआ, एक प्रति प्रदर्शन हुआ 14 मार्च को। मार्च 14 को एक काउंटर डेमोन्स्ट्रेशन हुआ, यानी इन रिस्पॉन्स टू द डेमोन्स्ट्रेशन बाय हिजबुल्लाह। और ये 14 मार्च को हुआ, यानी रफ़ीक हरीरी की हत्या के ठीक 1 महीने बाद। और इसमें बहुत बड़ी संख्या में बेरूत में लोग वही फ्रीडम और सॉवरेंटी और ट्रूथ ये नारे लगाते हुए आए थे। और इसमें एंटी सीरिया ऑपोजिशन पार्टीज़ हम कह सकते हैं, सीरिया विरोधी जो पक्ष थे, दल थे, वो शामिल हुए थे। और ये इसमें सुन्नीज़ का नंबर था, ड्रूज़ था, ये सब अगेंस्ट थे सीरिया के भी और हिजबुल्लाह के भी। तो ये सीडर रेवोल्यूशन इस तरीके से प्रोग्रेस किया था। और ये आगे चलकर लेबनान की राजनीति में ये दो बहुत बड़े धड़े बन गए, दो घटक बन गए हैं, जिनको मार्च 8 अलायंस और मार्च 14 अलायंस कहा जाता है। मार्च 8 अलायंस इज़ लेड बाय हिजबुल्लाह एंड मार्च 14 जो है इट इज़ लेड बाय सुन्नी लीडर्स। तो ये दोनों रहे हैं और लेबनान की पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं बाइपोलराइज हो गई है, द्विध्रुवी हो गई है, ये दो ध्रुव वहाँ पर हो गए हैं। तो ये 2000 ये मार्च 14 अलायंस जो था इसको सक्सेस मिली थी और इन्होंने एक सरकार का 2005 में, ये पहले मैं आपको बता दूं कि इस सीरिया रेवोल्यूशन के परिणाम स्वरूप ये ज़रूर हुआ था कि सीरिया पर क्योंकि दबाव बहुत बना था, तो सीरिया की सेनाओं ने लेबनान से 2005 अप्रैल 2005 में वापसी कर ली थी। देयर वाज विड्रॉल ऑफ सीरियन फोर्सेस फ्रॉम लेबनीज सॉइल इन अप्रैल 2005।
यानी अराउंड 75 हम देखते हैं कि सीरियन फोर्सेस आई थी लेबनान के अंदर, और 2005 में वो वहाँ से वापस जाती हैं। तो इसको हम सीडर रेवोल्यूशन की सक्सेस के रूप में भी देख सकते हैं। और जब सीडर रेवोल्यूशन इस तरह से सक्सेसफुल हुआ, ये फोर्सेस विड्रॉ हो गई, उसके बाद पार्लियामेंट्री इलेक्शंस भी कराए गए जो कि इन लोगों की मांग थी। और उस इलेक्शन के बाद जो मार्च 14 अलायंस था उसने सरकार का गठन किया। लेकिन खास बात ये थी कि उनके पास 2/3 बहुमत नहीं था। दे डिड नॉट एंजॉय 2/3 मेजोरिटी। दिस इज अ पॉइंट टू बी अंडरलाइंड। अच्छा, इस बीच में 2006 में इज़राइल का युद्ध हुआ हिजबुल्लाह के साथ, और इस यानी उसको कहा तो जाता है इज़राइल और लेबनान के बीच का युद्ध, पर वास्तव में वो हिजबुल्लाह और इज़राइल के बीच में लड़ा गया था। और इस दौरान हिजबुल्लाह की लोकप्रियता बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। तो इसलिए हिजबुल्लाह के इशारे पर सरकार में जो कैबिनेट थी, जैसा कि आप जानते हैं कि लेबनान में जो कैबिनेट होगी उसमें भी हर सेक्ट का रिप्रेजेंटेशन होगा। तो उसमें 6 शिया मेंबर्स थे, मिनिस्टर्स थे उस समय। उन 6 शिया मिनिस्टर्स ने रिज़ाइन कर दिया। तो कैबिनेट जो थी वो जब शिया मेंबर्स वहाँ से निकल गए तो ये हो गया कि अब आप कैसे निर्णय ले पाएंगे, क्योंकि जो भी आप निर्णय लेंगे तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट सेक्ट का रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है, तो आप व्यवस्था को बदलिए। ये सब इसलिए वहाँ पर हो रहा था कि मार्च 14 अलायंस जब पावर में आ गया तो उसने कुछ नीतियाँ ऐसी बनाई जिनके ज़रिए से हिजबुल्लाह को कंट्रोल करने की कोशिश करी। तो हिजबुल्लाह ने रिएक्ट किया इस तरीके से कि उनके मिनिस्टर्स ने कैबिनेट से रिज़ाइन कर दिया। सरकार के पास 2/3 बहुमत नहीं था। सरकार अब जो भी करेगी तो वो माना गया कि एक तरह से अल्पमत में है। तो ये स्थिति बहुत बिगड़ गई थी। और जब इस स्थिति बहुत बिगड़ गई तो जैसा कि पहले होता आया है कि कोई ना कोई बाहरी संगठन हस्तक्षेप करता रहा है और लेबनान के विभिन्न जो ग्रुप्स रहे हैं उनके बीच में रिकन्सिलिएशन कराता रहा है। तो वैसे ही इस बार कतर ने इनिशिएटिव लिया। कतर ने पहल करी और 2008 में इन दोनों पक्षों के बीच दोहा में एक समझौता कराया, दोहा एग्रीमेंट, टू एंड द डेडलॉक बिटवीन द टू factions, that is March 8 and March 14, and to avert war between them, क्योंकि एकदम लेबनान में वॉर लाइक सिचुएशन हो गई थी। और इसका जो परिणाम था दोहा समझौता का, वो था अ नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड, एक राष्ट्रीय एकता सरकार का गठन किया गया, in which Hezbollah and allies in opposition were given powers to veto any cabinet decision. Hezbollah and allies in opposition were given powers to veto any cabinet decision. यानी नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट बनी कि मिलजुल कर सरकार बनेगी और काम करेगी, और उसमें विपक्ष में हिजबुल्लाह था और उसके सहयोगी दल थे, उनको वीटो की शक्ति दी गई। यानी ये कहा गया कि अगर सरकार, प्रधानमंत्री कोई ऐसा निर्णय लेता है या नीति बनाता है जिससे हिजबुल्लाह और उसके साथ सहयोगी दल सहमत नहीं हैं तो वो उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। तो द आइडिया वाज टू चेक द आर्बिट्रेरीनेस ऑफ द गवर्नमेंट एंड टू गिव अ काइंड ऑफ सिक्योरिटी टू द ऑपोजिशन। और इसमें हिजबुल्लाह ने बदले में ये प्रॉमिस किया, एश्योरेंस दिया कि वो किसी भी प्रकार से बल का प्रयोग नहीं करेगा और लेबनान में हिंसा को नहीं प्रमोट करेगा और किसी भी तरीके से किसी भी प्रकार की अस्थिरता को प्रमोट नहीं करेगा। तो सीडर रेवोल्यूशन एक खास कॉन्टेक्स्ट में आया था, प्रो रिफॉर्म था, फॉरेन इंटरफेरेंस को रोकने के लिए था, फ्रीडम के लिए था। और जैसा कि हम देखते हैं कि कोल्ड वॉर के बाद से ऐसे बहुत सारे रेवोल्यूशंस हुए हैं जो प्रो डेमोक्रेसी, प्रो रिफॉर्म हुए हैं, कलर कोडेड हुए हैं, या तो उनको किसी फूल के नाम से जाना जाता है या किसी कलर के नाम से जाना जाता है, और वो आम जनता के द्वारा, सिविलियन पॉपुलेशन के द्वारा करे जाते हैं अपनी पॉलिटिकल गोल्स को अचीव करने के लिए। तो सीडर रेवोल्यूशन उसी तरीके का पीपल्स रेवोल्यूशन था, एक खास कॉन्टेक्स्ट में आया, पर उसके डेवलपमेंट्स ये हो गए कि 2 स्ट्रॉन्ग फैक्शंस इमर्ज होकर आ गए, मार्च 8 और मार्च 14, और उनके बीच की पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं इंस्टेबिलिटी की ओर जब ले जाने लगी, तब फिर दोहा अग्रीमेंट आया, और दोहा अग्रीमेंट के ज़रिए से
कुछ पॉलिटिकल रिफॉर्म्स ऐसे करे गए कि मिलजुल कर सरकार और अपोजिशन काम कर सके, और इसके साथ सीडर रेवोल्यूशन का हम एक तरह से देखते हैं कि वो कंक्लूड हो जाता है अलॉन्ग विद दोहा एग्रीमेंट।